नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे आसमान के चांद ने सदियों से हमारे समय को आकार दिया है। ये कहानी सिर्फ खगोल विज्ञान की नहीं, बल्कि इस बात की है कि कैसे हमने आसमान को देखकर, उसके पैटर्न को समझकर अपनी जिंदगी को उसके साथ जोड़ा। अच्छा, चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी दिन के उजाले में आसमान में चांद देखा है? होता है ना ऐसा कभी-कभी? ये एक आम सा नज़ारा है, पर ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तरफ ले जाता है। बिल्कुल मीरा की तरह जो पतंग उत्सव में थी। हम में से कई लोग दिन में चांद देखकर हैरान हो जाते हैं और फिर ये सवाल आता है दिमाग में कि भाई इसका आकार हमेशा बदलता क्यों रहता है। तो चलिए, इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हमारा पहला सेक्शन इसी पर है। आखिर चांद क्यों बदलता है? आइए, इसकी पीछे की साइंस को समझते हैं। देखिए, हम जिसे आम भाषा में चांद का बदलना कहते हैं, उसे साइंटिफिक भाषा में फेजेस ऑफ द मून या चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब है पृथ्वी से हमें चांद का जो चमकीला हिस्सा दिखता है, उसके बदलते हुए आकार। अब इस पूरे साइकिल को समझने के लिए दो शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला है वैक्सिंग, मतलब जब चांद का रोशन हिस्सा बढ़ता है अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ, इसे हम शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। और दूसरा है वेनिंग, जब ये रोशन हिस्सा पूर्णिमा के बाद घटने लगता है। ये हुआ कृष्ण पक्ष। इसे समझने का एक बहुत ही मजेदार तरीका है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। सोचिए कि आपका सिर पृथ्वी है, एक टॉर्च सूरज है, और आपके हाथ में जो गेंद है वो है चांद। अब जैसे जैसे आप उस गेंद को अपने चारों ओर घुमाएंगे ना, तो देखेंगे कि टॉर्च की रोशनी उस पर कैसे पड़ रही है। गेंद का चमकीला हिस्सा ठीक वैसे ही बदलेगा जैसे आसमान में चांद बदलता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि चांद की ये कलाएं पृथ्वी की छाया की वजह से होती हैं। जी नहीं, वो तो चंद्र ग्रहण होता है, जो एक अलग चीज है। असली वजह ये है कि चांद पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और हम उसके सूरज से रोशन हिस्से को अलग अलग एंगल से देखते हैं। बस सारा खेल इसी एंगल का है। तो अब हम ये समझ गए कि चांद का आकार क्यों बदलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की ओर, आकाश की घड़ी। यहाँ हम ये देखेंगे कि कैसे आसमान के साइकिल ने हमें वक्त नापना सिखाया। ये नंबर याद रखिएगा, 29.5 दिन, 29.5 डेज। चांद को अपनी कलाओं का एक पूरा चक्कर लगाने में, मतलब एक अमावस्या से अगली अमावस्या तक लगभग इतना ही टाइम लगता है। और यही भरोसेमंद साइकिल हमारे महीने का बेसिस बना। सबसे कमाल की बात तो ये है कि समय की जो हमारी सबसे बेसिक यूनिट्स हैं, वो सब सीधे आसमान को देखकर बनी हैं। सोचिए, दिन वो पृथ्वी के अपने एक्सिस पर घूमने से बना, महीना चांद के पृथ्वी के चक्कर लगाने से, और साल वो पृथ्वी के सूरज के चक्कर लगाने से। सब कुछ ऊपर आसमान में तय हो रहा था। तो सवाल ये उठता है कि हमारे पूर्वजों ने इन नेचुरल साइकिल्स को उन कैलेंडरों में कैसे ढाला जिन्हें हम आज इस्तेमाल करते हैं। यही है हमारा सेक्शन 3, कैलेंडरों का निर्माण। दुनिया भर में मोटे तौर पर 3 तरह के कैलेंडर बने। पहले लूनर कैलेंडर, जो पूरी तरह चांद के फेजेस पर चलते हैं। इनमें साल लगभग 354 दिन का होता है। फिर आई सोलर कैलेंडर, जो पृथ्वी के सूरज के चक्कर यानी मौसमों पर बेस्ड हैं। इनमें होते 365 दिन। और तीसरे लूनी सोलर कैलेंडर, जो चांद और सूरज दोनों को साथ लेकर चलते हैं और तालमेल बिठाने के लिए कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं। हम लोग जो कैलेंडर आज इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और ये एक सोलर कैलेंडर है। यही वजह है कि इसमें मौसम कभी गड़बड़ाते नहीं और हर 4 साल में एक लीप ईयर जोड़कर इसे बिल्कुल सटीक रखा जाता है। तो फिर लूनी सोलर कैलेंडर उस 11 दिन के गैप का क्या करते हैं जो लूनर और सोलर साल के बीच होता है? उनके पास एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन है। हर 2-3 साल में एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है। इसे अधिक मास कहते हैं। ये एक तरह का पैच है जो दोनों साइकिल्स को सिंक में रखता है। अब इन अलग अलग कैलेंडरों का सीधा असर पड़ता है हमारी छुट्टियों और त्योहारों पर। तो चलिए अपने चौथे सेक्शन में इसी को समझते हैं, त्योहारों की तारीखें। यहाँ कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। दिवाली को देखिए, ये एक लूनी सोलर त्योहार है जो कार्तिक महीने की अमावस्या को आता है। वहीं ईद उल फितर एक लूनर त्योहार है जो चांद दिखने पर मनाया जाता है। और फिर है मकर संक्रांति, ये सोलर कैलेंडर को फॉलो करता है, इसीलिए ये हर साल लगभग एक ही तारीख को आता है।
ये टाइमलाइन इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। देखिए कैसे एक पूरी तरह से लूनर कैलेंडर पर आधारित त्योहार जैसे ईद उल फित्र ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हर साल थोड़ा पीछे खिसक जाता है। हर साल इसकी तारीख लगभग 11 दिन पहले आ जाती है। तो हजारों सालों तक तो चांद ही था जो हमें कास्मॉस से जोड़ता था, लेकिन अब हमारा ये रिश्ता बदल रहा है और यही हम अपने 5वें और आखिरी सेक्शन में देखेंगे। सोचिए, चांद पृथ्वी का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन आज आसमान में हजारों आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम प्राकृतिक से मानव निर्मित चीजों की तरफ बढ़ गए हैं। और ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, ये हमारी आज की दुनिया को चला रहे हैं। कम्युनिकेशन, जीपीएस नेविगेशन, मौसम का हाल, डिजास्टर मैनेजमेंट, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर है। कह सकते हैं कि ये आसमान में हमारी नई घड़ियां और हमारे नए गाइड्स हैं। और इस बदलाव में एक बहुत बड़ा नाम है विक्रम साराभाई का। उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। उन्हीं की दूरदर्शिता ने भारत के पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के लॉन्च का रास्ता खोला। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। पहले हमने वक्त को समझने के लिए चांद को देखा, आज हम वक्त को मैनेज करने के लिए आसमान में अपनी सैटेलाइट्स भेजते हैं। तो अब आगे क्या? आसमान के साथ हमारा अगला रिश्ता कैसा होगा? सोचने वाली बात है।